नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देहरादून से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण प्रदेश में बिजली संकट गहराया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। गैस महंगी हुई तो गैस आधारित पावर प्लांट से विद्युत आपूर्ति रोकी गई है। लगातार 40 मिलियन यूनिट से ऊपर जा रही है बिजली की मांग। प्रदेश में बिजली की सामान्य उपलब्धता करीब 27 से 29 मिलियन यूनिट है। यूपीसीएल रोजाना खरीदी कर रही है 8 से 10 मिलियन यूनिट बिजली, लेकिन बिजली की उपलब्धता पूरी नहीं हो पा रही है। बिजली पूरी तरीके से लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बनी हुई है। ये बड़ी खबर देहरादून से, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके पीछे रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण बिजली संकट प्रदेश में गहराता जा रहा है। चूंकि गैस महंगी हुई है तो गैस पर आधारित पावर प्लांट है जो उसमें विद्युत आपूर्ति रोक दी गई है और अब जो जितनी मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति रोकी गई है। लगातार 40 मिलियन यूनिट से ऊपर जा रही है बिजली की मांग और उपलब्धता की अगर बात करें तो 27 से 29 मिलियन यूनिट ही उपलब्धता हो पा रही है और जरूरत है 40 मिलियन यूनिट की। सौरभ भाटिया देहरादून से हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है बिजली आपूर्ति को लेकर के? क्योंकि देखिए डिमांड ज्यादा है लेकिन उपलब्धता कम है। बिल्कुल, देखिए पैदावार जो है बिजली की कम हो रही है और लगातार जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि बिजली की कमी उत्तराखंड में लगातार बनती चली जा रही है, जहां अधिकारियों को लगातार सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं कि विद्युत आपूर्ति को लेकर विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है बिजली की सुविधा में कहीं दिक्कत ना हो। लिहाजा लगातार जो पावर कट हो रहा है, जिसके चलते कल की अगर बात की जाए तो पूरे दिन लोगों को बिजली के संकट से जूझना पड़ा, खासी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तमाम बार जो है बिजली जो कॉल सेंटर है वहाँ पर लोगों के फ़ोन तमतमाते रहे और सीधी तौर पर ये जो शिकायत थी कि आखिरकार बिजली में दिक्कत क्यों है, क्योंकि जो है खपत ज़्यादा हो रही है जबकि जो है पैदावार कम है। तो लिहाजा इसको लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए। ऊर्जा सचिव के द्वारा सीधे तौर पर यह कहा गया है कि इस बार जो है ऊर्जा की जो खपत है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में जो विद्युत की जो खपत है वो ज़्यादा हुई है। लिहाजा इसको विशेष ध्यान रखा जाए और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए जो बाहर से जो खरीदी जाने वाली बिजली है वो ज़्यादा जो है मात्रा में खरीद ली जाए, जिससे लोगों को विद्युत आपूर्ति से जो है जूझना ना पड़े और लोगों को विद्युत का जो है लाभ मिलता रहे। जी सौरभ, अगर बिजली विभाग की बात की जाए तो वहां से क्या कुछ कहा जा रहा है? अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्या आपूर्ति करने के लिए कोई विकल्प है उनके पास या फिर किस तरीके से वो बिजली की आपूर्ति करेंगे? कुछ कह रहे हैं अधिकारी? बिल्कुल, देखिए क्योंकि उत्तराखंड में बिजली की अगर बात की जाए तो हिमाचल से, दिल्ली से या उत्तर प्रदेश से जो बिजली जो क्रय की जाती है, लगातार जो टिहरी डैम की अगर बिजली की बात की जाए तो वो सारी बिजली जो है दिल्ली और अन्य राज्यों को यानी हरियाणा जैसे राज्यों को जो है दी जाती है। लिहाजा अब जो है उत्तराखंड जब बिजली खरीद रहा है बाहरी राज्यों से तो उसके लिए बाकायदा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए और सरकार की तरफ से ये कहा भी गया है कि बिजली संकट जो है बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले समय में और भी बिजली संकट बढ़ सकता है। तो लिहाजा अधिकारियों को पहले से ही रोड मैप तैयार करना होगा, जिससे लोगों को विद्युत संकट से जूझना ना पड़े और समय रहते जो है विद्युत की जो आपूर्ति है वो कर ली जाए। जी जी सौरभ, लोगों की अगर बात करें तो किस तरीके की परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? देखिए पहला दिन जो है कल देखने को मिला जब जो है बिजली का संकट सबसे ज़्यादा था और तमाम बार जो है लोगों को इस चीज़ की शिकायत बिजली विभाग से थी कि आखिरकार बिजली क्यों नहीं आ पा रही है और क्यों जो है पावर कट लगातार हो रहा है। हर 2 घंटे में जो पावर कट से लोगों को परेशान होना पड़ा, जूझना पड़ा, जिसके बाद जो है तमाम जो कॉल सेंटर हैं वो जो बिजली विभाग के कॉल सेंटर हैं उनको फ़ोन करते गए और उसमें जो जानकारियाँ मिली कि बिजली जो है कई जगहों पर पावर कट लगाया गया है क्योंकि आगे से बिजली उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तो लिहाजा कुछ समय बाद बिजली ठीक हो जाएगी। तो लोगों में इस चीज़ को लेकर नाराज़गी भी थी क्योंकि ये कहा जा रहा था कि विद्युत आपूर्ति को लेकर सरकार लगातार जो है बेहतर प्रयास कर रही है और वो प्रयास ही थे जिसके चलते जो पिछले दिनों बिजली काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर कल की बात की जाए तो बिजली कटौती लगातार हो रही है जिसके चलते लोग नाराज हैं सौरभ, और कितने सरकार से घंटों की मांग भी बिजली कर रहे हैं कि कटौती हो समय रही रहते है? बिजली बेहतर कर ली जाए। जी सौरभ, कितने घंटों की बिजली कटौती हो रही है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बीते रोज की अगर बात की जाए तो अलग अलग टुकड़ों में देखा जाए तो 1-1 2 घंटे और पूरे ओवरऑल दिन की बात की जाए तो लगभग 6 घंटे की कल बिजली कटौती हुई थी, जिसके चलते लोग खासे परेशान हो रहे थे। लगातार जो है यहाँ पर जब बिजली नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि पानी की भी दिक्कत सामने आती है। लिहाजा जो है लोग बिजली और पानी के संकट से कल पूरा दिन परेशान रहे और अब जो है
सरकार की तरफ जो है लोगों की नजरें हैं कि सरकार कोई ऐसा गंभीर आदेश जारी करे जिससे बिजली की आपूर्ति समय रहते पूरी कर ली जाए। जी ठीक है। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे अगली खबर पर। अपने दर्शकों को बता दें कि देहरादून से ये बड़ी खबर है। यूपीसीएल ने 5 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। जी हाँ, जनता से बिजली का बिल वसूलने का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। यूपीसीएल ने तय लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूल किया है। इस बार 7,625 करोड़ का राजस्व जुटाया गया है यूपीसीएल के द्वारा। ये बड़ी खबर देहरादून से। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, चूंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि बिजली की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, बिजली की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि यूपीसीएल ने बिजली के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इस बार का जो लक्ष्य था उनका राजस्व वसूलने का, वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि विद्युत विभाग को फायदे में कैसे लाया जाए, क्योंकि लगातार बिजली के रेट भी बढ़े हैं, तो इसको लेकर बाकायदा अधिकारियों ने मुस्तैदी भी दिखाई। और जिन जगहों पर बिजली का जो बिलों का भुगतान नहीं होता, 6-6 माह तक भुगतान नहीं होता, वहाँ पर विद्युत कटौतियाँ भी की गई हैं, वहाँ पर जो कनेक्शन काटे गए, लिहाजा जो है उन लोगों से रिकवरियाँ भी हुई हैं। तो लिहाजा इस बार जो लक्ष्य था वो हज़ारों करोड़ में पहुँच गया। लगातार जिस तरीके से विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा टारगेट निर्धारित था, क्योंकि नई सरकार का जो कार्यकाल है, तो लिहाजा जाहिर सी बात है कि पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि सरकार के पास घाटा ही घाटा दिखाई दे रहा था। ऐसे में विद्युत विभाग ने एक जरूर जो पहल की, जिसमें 7,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है इस समय जो भुगतान है लोगों से वो वसूल लिया गया है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है जिन पे अभी भी बचा हुआ बैलेंस है या जिन लोगों के द्वारा लंबे समय से बिलों का भुगतान नहीं किया गया, उनसे समय रहते जो रिकवरी कर ली जाए। अन्यथा की स्थिति में तमाम जो ऐसे उद्योग है, सरकारी डिपार्टमेंट है या वहाँ जो निजी आवास है, उन लोगों से बिल भुगतान करने के निर्देश भी जारी दिए और अल्टीमेटम भी दिया कि समय रहते अपना बिल भुगतान कर ले, वरना उनका विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा। जी सौरभ, चूंकि देखिए एक तरफ विद्युत विभाग को इस बार अच्छा खासा राजस्व जो है इकट्ठा हुआ है, तो अब ऐसे में क्या विभाग की तरफ से कुछ अच्छे कदम उठाए जाएंगे लोगों के लिए, क्योंकि लोग परेशान हैं, एक तरफ बिजली नहीं मिल पा रही है उन्हें, तो क्या किसी तरीके की ठोस कदम उठाने की बात विभाग की तरफ से की गई है? देखिए, विद्युत पावर कॉरपोरेशन जो है, ये उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन है, वो खुद में जो है एक संस्था है बाकायदा, जो वो अपने आप से जो है तमाम जो बिल हैं वो भुगतान करवाती है और जो है अपना निगम जो स्वयं से चलाती है। तो लिहाजा जो है निगम के द्वारा बाकायदा अपने लिए आगामी जो है 5 सालों के लिए एक रोड मैप जरूर तैयार किया गया, जिसमें तमाम जो लाइनें हैं, जो उत्तराखंड में जो लाइनें हैं, उनको अंडरग्राउंड करने के साथ ही विद्युत को जो है बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचाना, बिजली के नए मीटरों को जो है अपडेट करना, लोगों तक जो है समय रहते बिल पहुँच जाए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर विद्युत विभाग लगातार प्रयास भी कर रहा है और काम भी हो रहा है। क्योंकि इस बार हज़ारों करोड़ रुपए विद्युत विभाग के खाते में है, तो लिहाजा ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में इस साल लगभग जो है 100% तारों को अंडरग्राउंड कर लिया जाएगा, जिससे जो आए दिन पावर कट होने की या तारों के टूटने की जो सूचना मिलती थी, जिससे जो है लोगों को परेशान होना पड़ता, तो लिहाजा इस बार विद्युत विभाग भी इस चीज़ को लेकर गंभीर दिखाई दे रहा है और माना जा रहा है कि इस साल ये तमाम लाइनें जो अंडरग्राउंड कर ली जाएंगी। जी सौरभ, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी चाहेंगे। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर आज उनका दूसरा दिन होने वाला है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, तो साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री, तो वहीं दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। तो साथ ही शाम 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी शिष्टाचार मुलाकात है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। तो मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरे कार्यकाल में अपने पहली बार दिल्ली के दौरे पर हैं और तमाम आला कमान से मुलाकात करेंगे, तो साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का प्रस्ताव है। सौरभ, चूंकि देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री, कौन कौन से उत्तराखंड के ऐसे मुद्दे रखने वाले हैं वो आला कमान के सामने, क्या उनकी डिमांड होने वाली है उत्तराखंड के लिए? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार जो है पहले 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, फिर 1 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगभग 4 बजे जो है राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सीएम बनने के बाद यानी शपथ लेने के बाद पहली बार जो है दिल्ली पहुंचे, जहां वो तमाम आला नेताओं का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इसके साथ ही जो तमाम जो योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पहले से कहा गया है कि वो उत्तराखंड को दी जाएंगी, उन पर जो चर्चा होनी है। माना जा रहा है कि तमाम सेंट्रल स्कूल खुलने की तैयारी होगी, इसके साथ ही सैनिक स्कूल खोले जाने की तैयारी होगी। इसके साथ ही जो
उत्तराखंड की सड़कें हैं, चाहे वो चारधाम यात्रा मार्ग है या इसके साथ ही दिल्ली देहरादून हाईवे हो या देहरादून पांवटा हाईवे हो, ये तमाम हाईवे को लेकर जो है इस समय मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और ये माना जा रहा है कि इस बार कोई बड़ी सौगात उत्तराखंड को मिल सकती है। अगर पूर्व की बात की जाए तो जी। हजारों करोड़ रुपए का बजट सड़कों के नाम पर उत्तराखंड को दिया जा चुका है, जिस पर काम भी शुरू हो गया और कई ऐसी सड़कें हैं जिनको लेकर खुद कल मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की थी। उसके बाद समीक्षा बैठक हुई थी और अब जो है वो दिल्ली पार्टी हाईकमान के सामने यानी कि जो है जो केंद्रीय नेता है उनके सामने इस मांग को रखेंगे कि जल्द से जल्द उन सड़कों को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि कई सड़कें ऐसी हैं जिसमें फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं होता, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी सड़कों को जल्द से जल्द क्लियरेंस मिल जाए, इसको लेकर भी बाकायदा अपना पक्ष जो है मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के सामने रखेंगे, केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखेंगे और उम्मीद की जा रही है कि इस बार कई बड़ी सौगातें उत्तराखंड को केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से मिल सकती हैं। जी जी। सौरभ, चूंकि आज दूसरा दिन होने वाला है मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरे पर, कब तक दिल्ली में रहने वाले हैं, क्या जानकारी है? कब वो वापस उत्तराखंड की तरफ रुख करेंगे? बिल्कुल, देखिए कल जो है मुख्यमंत्री 5 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। बाकायदा वहाँ पर उन्होंने दिल्ली में तमाम लोगों से मुलाकात की थी, अपने जो है परिचितों से मुलाकात की थी। आज जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात है, माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री देर शाम जो उत्तराखंड वापस आ जाएंगे और उसके बाद जो है सरकारी कामकाज निपटाएंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो समीक्षा की गई उसके बाद जो है बाकायदा जो नोट तैयार हुए उस पर जो मुख्यमंत्री की मोहर भी लगनी बाकी है बाकायदा, जिसमें जो है चाहे वो जंगलों की आग की बात हो या गुलदारों का आतंक की बात हो या इसके साथ ही सड़कों के जाल की बात हो, उन तमाम चीज़ों पर अभी मुख्यमंत्री की अंतिम मोहर लगनी बाकी है। लिहाजा आज माना जा रहा है कि देर शाम तक मुख्यमंत्री देहरादून लौट जाएंगे। जी जी सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, उसके बाद आपसे जानकारी लेंगे। बता दें अपने दर्शकों को कि केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो गई है। 2 घंटे में 2140 टिकटों की बुकिंग हो गई है। GMVN की वेबसाइट से ये हेली सेवाओं की बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो भक्तों के लिए खुशी की खबर है। केदारनाथ के दर्शन करने वाले जो भक्त हैं, जो इंतजार कर रहे थे कि आखिर बुकिंग कब शुरू होगी हेली सेवा की, तो उनके लिए ये जानकारी हम साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ कि चारधाम यात्रा से जुड़ी ये खबर है, जहां केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो गई है और 2 घंटे में 2140 टिकटों की बुकिंग भी हो चुकी है। और आगे भी अब भक्तों को अलर्ट रहना होगा, अपनी बुकिंग करानी होगी। जो भी केदारनाथ जाकर के बाबा के दर्शन करना चाहता है उनके लिए बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है। सौरभ, चूंकि श्रद्धालुओं के लिए ये एक राहत की खबर है, बुकिंग शुरू हो चुकी है। जो श्रद्धालु, जो भक्त बाबा के दर्शन करने जाना चाहते हैं उनके लिए हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो गई है। क्या क्या और सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए हैं इस बार? बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा कोरोना काल के यानी कि 2 साल के बाद जो है इस बार अपने चरम रूप पर दिखाई देगी। ये बाकायदा सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी हैं और बाकायदा तैयारियां भी की जा रही हैं। यात्रा को बेहतर और सफल बनाने के लिए लगातार जो है समीक्षा हो रही है। इस बार माना जा रहा है लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु उत्तराखंड में यानी कि चारधाम यात्रा के लिए जो है पहुंच सकते हैं। लिहाजा इसको लेकर चाहे परिवहन विभाग की बात की जाए, पर्यटन विभाग की बात की जाए या सरकार के स्तर की बात की जाए, सभी तरफ से जो है तैयारियां लगभग जो है पूरी कर ली गई हैं और जहां कुछ कमी बैसी है वहां पर जो है बाकायदा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि समय रहते तमाम यात्रा मार्ग को बेहतर बना लिया जाए, जहां से जो है यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, सुख सुविधाएं जो उनको मिलती रहे, यात्रा जो है सुगम तरीके से बेहतर तरीके से संचालित हो। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों की जो है ड्यूटी भी लगा दी गई है, बाकायदा अधिकारी तैनात कर दिए कि आखिरकार किस तरीके से अधिकारी यहाँ पर श्रद्धालुओं को दर्शन करा सकेंगे, कैसे जो है यात्री वहाँ पे पहुँच सकेंगे। चाहे तमाम जो धर्मशालाओं की बात की जाए या गेस्ट हाउस की बात, सभी को जो है निर्देश पहले से ही जारी है कि सरकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। खाने का जो है जो टैरिफ है इस बार जो बढ़ाने के लिए सब साफ मना कर दिया गया है, क्योंकि BKTC लगातार निगरानी किए बैठी है और लगातार जो है उनको निर्देश भी जारी हैं कि इस बार जो है क्योंकि यात्रा 2 साल बाद शुरू हो रही है तो लिहाजा यात्रा को बेहतर बनाने के लिए BKTC महत्वपूर्ण कदम उठाए और उन लोगों को बेहतर यात्रा कराए, ना कि अपने जो है किराया बढ़ाने में या पैसा कमाने में जो है ध्यान दे। जी जी सौरभ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ आप जुड़े और तमाम खबरों पर आपने जानकारी साझा की, बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वन विभाग को मजबूत करने और विभाग की आय को बढ़ाने के लिए इस बार कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में बड़े परिवर्तन की बात की जा रही है। वहीं मंत्री जी से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने, देखिए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जो उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इसमें विभाग चल सर विभाग में इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता वनों को आग से बचाने की है, क्या कुछ नई कार्य योजना बनाई जा रही है? कार्य योजना के लेकर विस्तृत चर्चा भी और जिससे सैटेलाइट का प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी कर रहे हैं और ये भी कहा गया कि धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। तो किस तरह से
ये जो फॉरेस्ट फायर है इसके केसेस को रोका जा सके, इसको लेके बहुत गंभीर रहने की आवश्यकता को लेकर उनको सचेत किया गया है और कहा गया है कि संबंधित जो डीएफओज हैं इसको सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। जी, पूर्व में विभाग ने बहुत सारे दावे करे थे, उन्होंने कहा था जंगलों में तालाब भी बनाएंगे, सारी चीजें। क्या लगता है आपको वो सब चीजें धरातल पर उतारने में देरी हो रही है? देखिए, इसके लिए एक्शन प्लान जो बनाया जाएगा, मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करूंगा कि किस तरह, क्योंकि जो हमने ग्राफ देखा है 2012-13 और 13-14 में फॉरेस्ट फायर के केसेस बहुत कम थे और सबसे कम हुए हैं लॉकडाउन पीरियड में। तो उनको कहा गया कि आखिर ये कोविड पीरियड में 2020 में इस राज्य के निर्माण के बाद सबसे कम फॉरेस्ट फायर के केसेस हुए। तो क्या कारण थे कि उस समय फॉरेस्ट फायर के केसेस कम हुए, इसकी विस्तृत मॉनिटरिंग करके इसकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया। एक आखिरी सवाल, विभाग में जो काम होते थे उनको कार्य पूर्ण करने के लिए दूसरी एजेंसियों को काम दिया जाता था, क्या इस बार विभाग के स्वयं अपने काम करें ताकि राजस्व प्राप्त हो? निश्चित रूप से बात है, हमारे द्वारा स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि एक इंजीनियरिंग सेल अलग से बनाया जाए जो तकनीकी काम करे। आखिर फॉरेस्ट ऑफिसर को टेक्निकल ये सिविल वर्क से काम, कंस्ट्रक्शन के काम से कहते हैं, उसकी जानकारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कार्य की क्वालिटी भी प्रभावित होती है और इससे मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार ही बढ़ता है। तो उसको रोकने के लिए एक टेक्निकल जो सेल इसका अलग से बने, इसको लेकर के सहमति बनी। ये थे कैबिनेट मंत्री सोधू नियाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि फॉरेस्ट फायर को लेकर कार्य योजना बनाई जाएगी और खुद उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन साथ ही ये सब चीज़ें कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो निर्माण के जो काम होंगे उनको लेकर भी विभाग अपनी तरफ से काम करेगा ताकि विभाग में नई तकनीक के साथ और पारदर्शिता के साथ काम हो सके। कैमरामैन हसन नियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और देवभूमि समाचार में आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अखिल भारतीय चिंतन शिविर की आज से शुरुआत होगी। रायवाला में संघ की चिंतन बैठक हो रही है। आज से 7 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन बैठक होगी। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत शामिल होंगे, तो वहीं सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहेंगे। चिंतन बैठक में संघ के कामकाज की समीक्षा और भावी एजेंडा तैयार किया जाएगा। देश भर से संघ के प्रमुख कार्यकर्ता भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो विकास दुबे भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस ऋषिकेश के रायवाला स्थित ओरोवैली आश्रम में आज सुबह से ही अखिल भारतीय चिंतन शिविर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत सहित आरएसएस की पूरी कार्यकारिणी मौजूद रहेगी। चिंतन शिविर में संघ अपनी 20 साल की भावी भूमिका को लेकर खाका तैयार करेगा। हालांकि आरएसएस द्वारा मीडिया को चिंतन शिविर से दूर रखा गया है और इस चिंतन शिविर में बताया जा रहा है कि 20 साल के कार्य को लेकर के आगे मंथन किया जाएगा। हल्द्वानी के कई गांव में दहशत का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार पकड़ा गया है। जी हां, तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पंचायत घर धनपुरी क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तेंदुओं को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू सेंटर भेजा है, जहां तेंदुआ का इलाज चल रहा है। कल पूरे दिन चले रेस्क्यू में तेंदुआ मामूली रूप से घायल हुआ। वन विभाग की चिकित्सकों की टीम ने तेंदुए को ट्रेबलाइज किया, जिसके आधे घंटे बाद पिंजरे में बंद करते हुए रेस्क्यू सेंटर रानी बाग ले जाया गया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ 2 दिनों से इस इलाके में घूम रहा था, जहां लोगों में दहशत था। तेंदुआ पालतू जानवरों को शिकार बना रहा था। ऐसे में 2 दिनों से चले अभियान के बाद वन विभाग की टीम को सफलता हासिल हुई। वहीं बीते रोज पूरे दिन चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 वनकर्मी सहित एक ग्रामीण पर तेंदुए ने हमला बोल दिया था, जहां 3 लोग घायल हुए। कल देर शाम तेंदुआ एक नाले में छिपा पाया गया, जहां वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर तेंदुओं को पकड़ा और तेंदुओं के पकड़े जाने के बाद से अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। तो हल्द्वानी की ये खबर है, जहां आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं, पिंजरे में कैद ये तेंदुआ जिसने आतंक
मचा रखा था, कई लोगों को घायल भी किया और कुछ पालतू जानवरों को भी अपना शिकार बनाया, जिसके बाद लगातार वन विभाग की टीम तलाश कर रही थी इस तेंदुए को और रेस्क्यू में इस टीम को अब सफलता मिली। एक नाले के पास बैठा हुआ ये तेंदुआ पाया गया और उसके बाद टीम ने उसे पकड़ा और अब पिंजरे में डाल दिया है। हालांकि थोड़ा घायल भी है तेंदुआ, जिसका इलाज वन विभाग के चिकित्सक कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जिस तरीके का दहशत बना हुआ था, पालतू जानवरों को शिकार बना रहा था ये तेंदुआ, तो वहीं छोटे बच्चों पर भी खतरा मंडरा रहा था। लोगों की चिंता इसलिए ज्यादा बढ़ी हुई थी कि जो छोटे बच्चे हैं घरों के बाहर खेल रहे हैं, कहीं तेंदुआ उन्हें अपना शिकार न बना ले। तो देखिए इस तस्वीर में भी आप देख रहे हैं तेंदुए को देख करके किस तरीके से अफरा तफरी भी लोगों में मची हुई और लोगों में चिंता भी बनी हुई थी, क्योंकि कई लोगों को घायल किया था इस तेंदुए ने। लेकिन अब जब ये तेंदुआ पकड़ा गया है तो उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग को ये सफलता हासिल हुई इस तेंदुए को पकड़ने में, क्योंकि तेंदुए के आतंक से लोग डरे हुए थे और छोटे बच्चों के लिए भी माता पिता ज्यादा चिंतित थे। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में 6 लोगों को अपना निवाला बना चुके आतंक का पर्याय बाघ को मार गिराने के आदेश के बाद मशहूर शिकारियों और शूटरों का दल आदमखोर बाघ के सर्च अभियान में जुटा हुआ है। हिमाचल के जाने माने शिकारी आशीष दास गुप्ता, मेरठ के अंतर्राष्ट्रीय शूटर सैयद अली बिन हादी, शिकारी चौधरी किरणेश जंग बाघ को पकड़ने या मारने की सर्च अभियान का मोर्चा संभाला हुआ है, जो जंगल में सर्च अभियान चला रहे हैं। पहले दिन किसी तरह की कोई सफलता हालांकि नहीं मिली है, लेकिन विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही आदमखोर बाघ को पकड़ लिया जाएगा या मार गिराया जाएगा। बाघ को पकड़ने और मारने के लिए 3 शिकारियों के दल को आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया है। साथ ही बाघ को पकड़ने के लिए 72 कैमरा ट्रैप, 8 पिंजरे और ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साथ ही 150 से अधिक वन कर्मियों को भी इस काम में लगाया गया है। अभी तो हमारे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। जंगल में जाके हम अपना जायज़ा लेंगे कि क्या है पोजीशन जी, और उसके बाद हम कुछ ओपिनियन कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते जी। अभी आप जिस तरीके से आपने कुछ केस की स्टडी की होगी, क्या लग रहा है सर आपको? मैं अभी आई कैन नॉट मेक एनी कमेंट भाई साहब जी। जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम बहुत सोच समझ के लेते हैं, तो 1-2 दिन हमें लग जाता है इसका पूरा जायज़ा लेने। सर अभियान में कितने लोग शामिल होंगे? अभियान में कितने लोग शामिल हैं? अभियान में हमारे तीन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। 3 लोगों की टीम हमारे यहाँ आई है, जो कि हम सुबह पहुँचे हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने निरीक्षण किया है और 3 लोगों की टीम में हम तीनों अलग अलग जगह जाएंगे और ये हमारा ऑपरेशन आज से शुरू हो गया है, जिसमें हमारे साथ ट्रैंक्विलाइज टीम भी रहेगी जो यहाँ पहले से मौजूद रही है और वो हमारे तीनों के साथ अलग अलग जगह जो किलिंग स्पॉट्स हैं, कोई सर्चिंग के दौरान कोई मचान पे बैठेगा, कोई इस तरीके से हमने अपनी टाइगर के द्वारा दिसंबर से अब तक मेरे रेंज में 6 घटनाएं घटित हो चुकी हैं, 6 लोगों को मार दिया गया है। इसके बाद से हमारे द्वारा रेंज में 8 पिंजड़े लगाए गए हैं और 60 कैमरे पनियाली दमड़ुआ क्षेत्र और 20 कैमरे भजूनी क्षेत्र, कुल मिलाकर के 80 कैमरे हमारे द्वारा अब तक लगाए गए हैं। 1 महीने से इसको ट्रैंक्विलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है और बढ़ती घटनाओं के क्रम में इसको मारने के आदेश। इसमें कोई दुरानी के लंबे समय से 6 लोगों को मार गिराया है बाघ द्वारा और हम लोग बहुत चिंतित हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोग अपना ही अप्रोच करते हैं। हमें दुख होता है कि हमारे बीच के लोग हैं जिनको मारा गया है। तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा गति में वन विभाग आया है, लेकिन और समय से चेत जाता तो इतनी घटनाएं नहीं घटती। मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस बाघ को मार गिराया जाए, क्योंकि यहाँ शिकारी अपॉइंट कर दिए गए हैं और इसी होप के साथ यदि नहीं मारा जाता है तो निश्चित रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन यहाँ पर करेंगे। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट। नमस्कार।